बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ लेकर हुसैन कासिम आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। मेरे तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। इस मरतबा हमने जो ज़हमत दी है कम्युनिटी के जाने पहचाने होम इंस्पेक्टर मसूद रिजवी साहब को। मसूद रिजवी साहब हमारी कम्युनिटी को होम इंस्पेक्शन के हवाले से एक लंबे अरसे से सर्व करते चले आए हैं और हमने इसीलिए आज इनको ज़हमत दी है कि हमारे नाजरीन ने हमसे कुछ इसके हवाले से मेरे से सवालात पूछे थे, तो मैंने गुजारिश की मसूद रिजवी साहब को कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और हमारे नाजरीन को उनके सवालात के जवाब दें। मसूद रिजवी साहब, आपको हैदर टीवी में की जानिब से और मेरी जानिब से आपकी आवाज़ में वेलकम है और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसूद रिजवी साहब, बात ऐसा है कि घर खरीदना या शेल्टर एक बेसिक नीड है, एक बुनियादी ज़रूरत है हमारी कि हम शेल्टर को अपने लिए प्रोवाइड करें। तो हर जो कपल है या कोई भी साहिब ज़ी-शऊर आदमी है, मर्द है या औरत है, उसको ये ख़्वाहिश रहती है कि वो अपनी छत के तले जाए, अपनी छत हो। तो वो ज़ाहिर है कि ये यहाँ पर जो लोग हैं वो घर खरीदते हैं। घर खरीदने के हवाले से चूँकि यहाँ का स्ट्रक्चर, कनाडा का स्ट्रक्चर या जो उसकी तामीरात हैं, वो पाकिस्तान या हमारे बैक होम या जो भी हम इंडिया पाकिस्तान से जो हम साउथ एशियन कम्युनिटी है, उससे टोटली डिफरेंट है। यहाँ जो घर की तामीरात होती हैं, वो उसका जो ज़्यादातर स्ट्रक्चर है, वो वुडन और स्टील के ऊपर मबनी करता है, लकड़ी और उसके ऊपर बेस करता है, जबकि बैक होम में उसका गारा, सीमेंट और कंक्रीट या ब्लॉक्स, ईंटों से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो उसके हवाले से हमने मसूद रिजवी साहब को ज़हमत दी थी कि यहाँ पर जब हम घर खरीदते हैं तो हमें नहीं पता होता कि घर में क्या खराबी है, क्या खराबी नहीं है, हमें कौन सा घर बाय करना चाहिए या कौन सा घर नहीं बाय करना चाहिए। तो उसके हवाले से मैं ये सबसे पहला सवाल रिजवी साहब से ये करना चाहूँगा कि आप ये बताइए मसूद भाई, कि होम इंस्पेक्टर का क्या रोल है घर खरीदते हुए? देखिए कासिम साहब, सबसे बड़ा रोल जो होता है वो ये होता है कि हम जो बायर है उसका डिसीजन मेकिंग जो होता है मकान खरीदने के बारे में, उसके बारे में एक राय उसकी फॉर्म करवाते हैं। जैसे जी, कि मकान के अंदर बहुत से लोग होते हैं जो बहुत पुराने मकान 40 इयर्स, 50 इयर्स, 35 इयर्स ओल्ड मकान खरीदते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना चाहिए, फिर देखना पड़ता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। कोई, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली नीचे फाउंडेशन जो है वो कंक्रीट है, बाकी उसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर वुडन होता है। तो उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसमें फाउंडेशन में कुछ क्रैक्स हो या वाटर पेनिट्रेशन के चांसेस हो या कुछ इस तरह की चीज़ हो। तो इसको सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि स्ट्रक्चर इसका कैसा है। विंडोज़ में कोई क्रैक्स में हॉरिजॉन्टल क्रैक्स पड़ रहे हैं, वर्टिकल क्रैक्स पड़ रहे हैं, फाउंडेशन में किस तरह के क्रैक्स पड़ रहे हैं और कितने बड़े पड़ रहे हैं। क्योंकि कनाडा के अंदर अगर हम देखते हैं तो फाउंडेशन में 1/8 क्रैक्स जो है, एक ये नॉर्मल क्रैक्स होते हैं। ये श्रिंकेज क्रैक्स कहलाते हैं। इसमें होता ये है कि छोटे-छोटे से क्रैक्स, क्योंकि अंदर मूवमेंट होता है फूड, लेकिन यही क्रैक्स अगर 1/8 से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, क्वार्टर इंच या हाफ इंच, देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। वी हैव टू tell client that this thing is going to be happen. There is a shrinkage. There is a, what you can say, जिसे थोड़ा सा ये कहना चाहिए कि इसके अंदर, घर के अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन आ रहा है। ये इसको हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है बैंक। अच्छा, रिजवी साहब ये बताइए कि हम अगर घर रीसेल लेते हैं, हम्म। तो जब हम रीसेल घर लेते हैं तो उसमें हम होम इंस्पेक्टर को की सर्विसेज लेते हैं कि वो चेक करें घर में क्या खराबी है या कोई स्ट्रक्चर डिफेक्ट जैसा कि आपने बताया है, फाउंडेशन में कुछ है वगैरह वगैरह, या वाटर पेनिट्रेशन वगैरह है। लेकिन हम जब ब्रांड न्यू घर लेते हैं, बिल्डर से लेते हैं, तो हमें क्यों उसकी इंस्पेक्शन करवानी चाहिए जबकि वो अंडर वारंटी भी होता है? बिल्कुल सही आपने वो सवाल किया, क्योंकि ये बिल्डर बाउंड होता है, टेरियान से रजिस्ट्रेशन होती है, उसे टेरियान में अपनी रिपोर्ट जाती है। आपकी जो इंस्पेक्शन कराते हैं, कोई भी बायर जो है वो कराता है तो टेरियान में रिपोर्ट जाती है। तो पहला इंस्पेक्शन होता है विद इन 3 मंथ। विद इन 3 मंथ्स में वो ये देखते हैं कि बिल्डर ने कोई ऐसी चीज़ ना दी हुई जिससे डिफॉल्ट। अक्सर ये होता है कि किचन के सिंक्स के पास में वो ज़्यादातर अब जो बिल्डर हैं वो यूज़ कर रहे हैं सीधे ड्राइवॉल के ऊपर, और पीछे बैक स्प्लैश ये सब नहीं यूज़ करते, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वाटर के
जो आपकी किचन वैनिटीज के अंदर जा सकता है। जी। ऐसे मैंने 2-3 केस खुद अपने उसमें देखे हैं उनको। और दूसरी चीज होती है कि जब मकान बन जाता है उसके बाद नेल पॉपअप्स के बहुत केसेस आते हैं। सीलिंग्स के ऊपर और उसके ऊपर वॉल्स के ऊपर जहाँ-जहाँ पे वो ड्राई वॉल फिक्स करते हैं, वहाँ पे स्क्रूज और नेल्स पॉपअप हो जाते हैं, वहाँ पे पेंट खराब हो जाता है। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी अहम चीज होती है वो ये होती है कि जो स्टेयर्स हैं जिसके ऊपर स्टेनिंग वर्क होता है, जहाँ पे स्टेन्स होते हैं, वहाँ पे स्टेन डिफर कर जाता है। ये 2-3 चीजें जो हैं जो जब आप नया मकान खरीदते हैं जिसे कहते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें विदिन 3 मंथ्स अपीयर होती हैं, जिसको कि नोटिफाई करना टेरियान को ज़रूरी होता है और टेरियान उन चीज़ों को बिल्डर से फिक्स करता है। अच्छा, ये बताइए कि क्या हम जब नया घर बाय करते हैं, तो क्या हमें फौरी तौर पर आपसे आपसे राब्ता किया जाए कि आप पोज़ेशन लेने से पहले उसकी इंस्पेक्शन कर लें, या 3 महीने के बाद आपसे राब्ता किया जाए कि आप इसकी इंस्पेक्शन कर लें? डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है, कि क्या किस कंडीशन में, कभी-कभी विदिन मंथ होता है, कभी विदिन 3 मंथ होता है। दोनों ही चीज़ें होती हैं। ये डिपेंड करता है बिल्डर टू बिल्डर कि उसकी क्या कंडीशन है, विदिन मंथ इंस्पेक्शन मस्ट है या विदिन 3 मंथ। तो उसके बीच में आप करवा लें और एक इंस्पेक्शन फिर होता है जो उसका 1 ईयर के ऊपर होता है। अच्छा, तो ये 2 एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि ज़ाहिरी तौर पर जब हम घर देखते हैं, तो हमें सब चीज़ नज़र आती है कि ये ठीक है, घर में पेंट हुआ हुआ है और इसकी ड्राइवॉल में कोई डैमेज नहीं है, या हम एक विजुअल इंस्पेक्शन अपने तौर पर करते हैं। तो आप वो विजुअल इंस्पेक्शन में और आपकी जो इंस्पेक्शन होती है, उसमें क्या मेजर फ़र्क है? मेजर फ़र्क में उसमें यही है कि आप उस चीज़ को देख रहे हैं सामने से, कोई भी चीज़, हम उस चीज़ को करते क्या है कि हम लोगों के पास इक्विपमेंट्स होते हैं, थर्मल इमेजिंग होती है। थर्मल इमेजिंग जब करते हैं तो हमें ये मालूम हो जाता है कि कहाँ पे वाटर पेनिट्रेशन है, या अगर एटिक है उसमें इंसुलेशन प्रॉपर है या नहीं। ये चीज़ हम फ़ौरन उससे हमें मालूम होती है। तो उसको जो है हम दीवार के अंदर भी देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे वाटर पेनिट्रेशन है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ है, या विंडोज़ में जो कॉकिंग है, वो कॉकिंग कैसी है, प्रॉपर है या नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर आप विदिन 1 ईयर आप इसे फिक्स करवा लें, तो आपका घर में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त हो जाती हैं। लेकिन फिर भी जो इंस्पेक्शन होता है, होम इंस्पेक्शन जो भी होता है, बहरहाल एज़ पर एग्रीमेंट या एज़ पर उसमें होता ही ये विजुअल इंस्पेक्शन ही है। अच्छा, एक चीज़ जो है, अगर ये वाटर पेनिट्रेशन है, तो घर की जो ड्राइवॉल डैमेज होने के अलावा इसमें जो मोल्ड आ जाता है, जिसको हम अपनी उर्फ़े आम अपनी आम ज़बान में फफूंदी कहते हैं। हाँ जी, जो मोल्ड है, वो क्या किस कदर डेंजरस है और इससे क्या इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखिए, मोल्ड जो होता है बेसिकली एक छोटा-सा स्पॉट कहीं पे, और हमेशा उस जगह पे आता है ज़्यादातर वॉशरूम्स में, जहाँ पे लोग जो है एग्ज़ॉस्ट फैन ऑन नहीं करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे वाटर का यूज़ होता है, और या जहाँ पे मॉइस्चर जो है एक्युमुलेट हो, उसके लिए मोल्ड वहाँ पे ज़्यादातर अपीयर होता है। मोल्ड की कंडीशन ये एयरबॉर्न होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है। अच्छा। हम लोग जो इंडिया, पाकिस्तान में मोल्ड को इतनी अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक बहुत ही महँगा सौदा है। अगर डिटेक्ट हो जाता है मोल्ड, तो उसके बड़े प्रोसीजर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन हम फिर भी आपके व्यूअर्स को एक एडवाइस देंगे कि अगर छोटा-मोटा मोल्ड है, तो उसके ऊपर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर विंडो पे है, वॉशरूम विंडो पे है, तो उसको चेक करें कि वॉशरूम की विंडो कहीं से लीक तो नहीं हो रही है, और अगर लीक हो रही है, तो वहाँ पे उसको कैulking कर दें। और सबसे बड़ा ये कि अगर उनके पास व्हाइट विनेगर जो बहुत चीप आता है, उसको लेकर के हाफ वाटर, हाफ विनेगर मिला के उसको हफ्ते में 1 बार उस जगह पे स्प्रे करके वाइप कर दें थोड़ी देर के बाद। धीरे-धीरे वो मोल्ड वहीं पे खत्म हो। अच्छा, यानी मोल्ड का ये बचाव है कि आप व्हाइट विनेगर का स्प्रे कर दीजिए, या थोड़ी-सी हीट को इंक्रीज़ करें और बिल्कुल। उसमें हवा का अमल दखल जो है ना बंद किया जाए, नहीं, और हीट को इंक्रीज़ आप बिल्कुल ना करें, बल्कि एग्ज़ॉस्ट उसका जो है, वो बढ़ा दें। एग्ज़ॉस्ट की टाइमिंग जो प्लस है, बढ़ा दें, यानी हवा का अमल दखल रहे हाँ, और मॉइस्चर को रोका जाए। नमी, मॉइस्चर। हाँ, नमी को रोका जाए, यानी नमी से अगर आप घर को बचाएँगे तो मोल्ड से बच जाएँगे। अच्छा, एक जो चीज़ यहाँ आम देखी जाती है, यानी कही जाती है कि जैसे इंसान के लिए या किसी भी जानवर के लिए जो ज़हर है, वो ज़हर मार देता है इंसान को। ये इसी तरह कहा जाता है, जो घर है यहाँ पर जिसका स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन वुड है, उसमें एक कीड़ा होता है जिसको टर्माइट बोलते हैं,
हाँ। उसका वो बहुत डेंजरस चीज होती है। उसको किस तरीके से देखा जाए या किस तरीके से जज किया जाए कि इसमें इस घर के अंदर है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने रिजवी साहब को नहीं बुलाया तो मैं कैसे जज करूं कि इस घर के अंदर इस किस्म के आसार पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम इसी वजह से आप देख लीजिए, कैनेडियन बिल्डर्स जो हैं, जो नए आ रहे हैं, धीरे-धीरे डोर्स और ये सब जो है वाइनल फ्रेमिंग पे लेके आ रहे हैं, इसी वजह से, टर्माइट की वजह से। ये उस जगह पे प्रॉब्लम होती है कि जिस जगह पे विंडोज़ हैं या ये हैं, इसमें वुडन है, वुडन फ्रेम है और उनका बाहर की तरफ जो है आउटर एटमॉस्फेयर से एक्सपोज़र होता है, वहाँ पे चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं टर्माइट के। इसका सबसे बेहतरीन जो वो है, इसको देखना पड़ता है, विंडोज़ के कॉर्नर्स हैं या वुडन के कॉर्नर्स हैं, उसमें ये देखना पड़ता है कि किस तरह अगर विज़िबल हैं। ये जैसे बेसमेंट है, अनफिनिश्ड बेसमेंट है, उसमें आपने लकड़ियों में देख लिया, कहीं पे सॉलिड है, कहीं पे खोखलापन या खाया हुआ जिसे कहते हैं, च्यू च्यू मार्क्स होते हैं उसके, और वो एक पर्टिकुलर एक जगह पे लगे होते हैं। उसको अगर आपने देखा, उसको महसूस करा है, तो उसको बताना पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट होता है टर्माइट का। और सबसे ज़्यादा इसके चांसेस जो होते हैं एटिक के अंदर, एटिक के अंदर होती है एटिक के अंदर। या विंडो से देखा जा सकता है, क्योंकि अगर वुडन फ्रेम है तो, अगर वुडन फ्रेम है, दरवाजे, विंडोज, चूंकि बाहर से टर्माइट का जो अटैक होता है वो बाहर से होता है। टर्माइट एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसको हम उर्दू में दीमक कहते हैं। दीमक कहते हैं। दीमक जो है वो जैसा कि आप सब जानते हैं कि दीमक लकड़ी को चाटता है, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर वुडन होते हैं ज्यादातर, तो वो टर्माइट यानी दीमक जो है वो घर को बिल्कुल बुरादे की शक्ल में कन्वर्ट कर सकता है। और सम टाइम ऐसा भी होता है, अगर दीमक किसी लोड बैरियर लकड़ी को लग गया जो कि पूरा स्ट्रक्चर जिस पे खड़ा है, तो वो पूरा घर भी कोलैप्स हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस चीज को चेक किया जाए। और उसके लिए मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूं कि थोड़े से बिल्कुल नॉमिनल पैसों से, बिल्कुल नॉमिनल पैसे होते हैं जिससे कि आप होम इंस्पेक्टर की सर्विसेज ले सकते हैं। जबकि आप कम से कम जो $500,000 से लेकर और 2, 3, 5, 7 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो मैं ऑलवेज रिकमेंड करूंगा कि आप होम इंस्पेक्टर की जो है सर्विसेज जरूर लें, उनकी खिदमत हासिल करें। और मैं अपना रिजवी साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक मतलब अपना नंबर दीजिए, और मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि अगर हैदर टीवी का हवाला देने पर अगर कोई आपसे कोई सवाल पूछे तो काइंडली उनको फ्री ऑफ चार्ज अपनी एडवाइस दीजिए। नहीं, मैं अपनी कम्युनिटी में यही नहीं, कोई भी मुझसे सवाल कर सकता है किसी टाइम में। मैं एक सवाल का नहीं, मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए मैं अवेलेबल हूँ। सो नाइस ऑफ यू, बहुत आपका मैं मशकूर हूँ अपनी जानिब से और हैदर टीवी की जानिब से। तो एक मरतबा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना नंबर आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। मेरा फोन नंबर है 416-219-6060। आई रिपीट अगेन, 416-219-6060। किसी भी टाइम पे कोई भी सवाल अगर आपके जहन में घर से रिलेटेड या कोई इस तरह से, आप किसी टाइम पे भी सवाल कर सकते हैं। कासिम भाई का रेफरेंस दे दें, हैदर टीवी का रेफरेंस दे दें, कोई मसला नहीं, उसमें किसी टाइम भी कोई उसका जवाब दे देंगे। एक छोटा सा सवाल है, ब्रेक की जानिब जाने से पहले मैं एक सवाल करता चलूं और फिर उसके बाद हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ये एक जो आम सवाल किया जाता है वो ये कि जहां पर वाटर बेड अपर लेवल पर है, वाटर बेड की पहले मैं थोड़ा सा बताता चलूं। वाटर बेड उसको कहते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे हम कुआं खोदें तो पानी नीचे से निकल आए, तो कितनी गहराई पर जाकर पानी निकला है। चूंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट हर घर में बेसमेंट होती है और बेसमेंट डिग करके यानी खोद के बनाई जाती है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम खोदते हैं तो 8 फुट ही खोदा या 7 फुट 6 फुट खोदा तो पानी निकल आया। तो पानी जब वो निकलता है तो इसका मतलब है कि वाटर बेड ऊंचा है, इसका यानी इसमें पानी की सतह काफी ऊपर है। और कई ऐसी जगहें हैं जिनको और डीप खोदें, यानी अगर वो हाइट वो ऐसे उसकी लैंडस्केपिंग ऐसे है कि वो कुछ ऊंचाई पर वो घर तामीर होने जा रहा है, तो उसका डेफिनेटली वाटर बेड नीचे होगा। तो वो 10 फीट 12 फीट भी नीचे सम टाइम होता है वाटर बेड। लेकिन जहां पर वाटर बेड अपर लेवल पर है, ऊंचा है, तो वहां पर सम्प पंप की रिकमेंडेशन के लिए आप क्या कहेंगे? बेसिकली यहाँ पे इस तरह जो जोनिंग करते हैं वो वाटर बेड के हिसाब से, वाटर लेवल के हिसाब से ही करते हैं। और जोनिंग में क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो सिटी उसके किस एरिया में वाटर पंप होना है, किस एरिया, हाल्टन रीजन है, हैमिल्टन रीजन है, इसमें वाटर सम्प पंप मस्त है। तो जहां पर वाटर पंप की रिक्वायरमेंट है वहां वाटर पंप का हर वक्त ऑन रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका घर, आपका बेसमेंट फ्लडेड हो सकता है। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, हम ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। स्टे ट्यून,
हम थोड़ी देर के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। कितनी ही उठे जुल्मत की घटा। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आप सबको आपकी आवाज़ में खुशामदीद है। एक मरतबा फिर रिजवी साहब को भी वेलकम बैक। रिजवी साहब, मैं दोबारा उसी टॉपिक की तरफ हम वापस होम इंस्पेक्शन की तरफ जाते हैं और मैं आपसे फिर वही सवाल करना चाहूँगा कि जब हम घर बाय करते हैं तो बाहर का जो विजुअल हमने इंस्पेक्शन किया बेसमेंट का, फाउंडेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो हम अक्सर बेसमेंट में जाते हैं तो हमें ऐसे नजर आ रहा होता है कि अक्सर सुराख हुए हुए हैं दीवारों के अंदर। अगर बेसमेंट फिनिश नहीं है तो हमें कंक्रीट की दीवारों में सुराख नजर आते हैं और फ्लोर में क्रैक नजर आते हैं। वो क्या चीज है और वो कितने डेंजरस हैं, ये जरा हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, कहीं पे भी क्रैक्स जो अगर फ्लोर में है, जैसे बेसमेंट में है या गैराज में, ये एक नॉर्मल रूटीन है कनाडा में। ये वही मैंने बताया कि 1/8 तक के अगर जो भी क्रैक है इससे छोटे हैं, तो उसमें कोई वो श्रिंकेज क्रैक होते हैं, वो सेटलमेंट के क्रैक होते हैं, जो क्योंकि कहीं पे भी जहाँ पे भी मकान बनाते हैं वहाँ पे पहले वो फिलिंग करते हैं, वो करते हैं, तो एक वो सेटलमेंट होता है, उसमें कोई मसला नहीं। हाँ, अगर ये क्रैक्स फिर मैं कह रहा हूँ 1/4 इंच, हाफ इंच के हैं, देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, देन वी हैव टू एनालाइज इट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किस तरफ जा रहे हैं, विंडोज की तरफ आ रहे हैं, क्या हो रहा है, देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। अदरवाइज इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये एक श्रिंकेज क्रैक्स बनते हैं, ड्राई होती है, सीमेंट को पोर करते हैं, वो जब ड्राई होती है उसमें थोड़े से क्रैक्स आते अच्छा, आप हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि आप जब होम इंस्पेक्शन करते हैं तो आप एक रिपोर्ट, फाइंडिंग रिपोर्ट देते हैं कि हैं। ये इसमें डिफेक्ट पाए गए हैं। तो अब वो जो रिपोर्ट आप देते हैं वो कितनी ऑथेंटिक होती है? तो और दूसरा ये सवाल है, क्या आप लाइसेंस्ड हैं? क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई अथॉरिटी दी गई है कि होम इंस्पेक्शन करें, और आपकी रिपोर्ट कितनी ऑथेंटिक होती है? नहीं, नहीं, इसमें अभी ये अंडर वो उसमें है, रेगुलेशन में। अभी ये यहाँ पे रेगुलेटेड इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन इसके चांसेस ये हैं कि विद इन couple of months, 6 months, it's going to be regulated, right? But the thing is that for that one, you need to know the construction, you need to know the foundation of the house and all this thing. For that one, you need a certification for that. ठीक है। और और आप लाइसेंस्ड हैं? licensed अभी आप नहीं, certified, सर्टिफाइड हैं? ठीक है, certified. ठीक है। तो आपको आप बगैर, यानी होम इंस्पेक्टर बगैर सर्टिफिकेशन के होम इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। नहीं है, इसका सर्टिफिकेशन आपको पास करना है, then you have home inspection. अच्छा, जो आप रिपोर्ट देते हैं, जो आपकी फाइंडिंग्स रिपोर्ट्स होती हैं, उसकी क्या कोई लीगल हैसियत होती है? अगर कोई, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि फाउंडेशन में क्रैक है और इसको फिक्स कराया जाए, और जो सेलर है वो बगैर फिक्स कराए बाहर के हवाले कर देता है, और बाद में जो आपने रिपोर्ट दी, क्या उसको कोई उसकी कोई कानूनी हैसियत होती है? It's depend upon if there is a conditional home inspection and finance is there, and if there is a condition for the home inspection, then it has to be evaluated by the certified inspector, and whatever the findings they have to settle. तो इसका यानी रिजवी साहब का कहने का मकसद ये है कि अगर हमने कंडीशन डाली हुई है कि हम होम इंस्पेक्शन करवाएंगे, और होम इंस्पेक्टर से, सर्टिफाइड होम इंस्पेक्टर से हमने करवाई है, और जो फाइंडिंग रिपोर्ट्स में है, अगर रिजवी साहब ने होम इंस्पेक्शन की और जो जो डिफेक्ट पाए गए, वो डिफेक्ट हम सेलर को देंगे, और वो सेलर की मर्जी है अगर वो फिक्स कराए या प्राइस में कुछ कमी करे या वो बेचने से इनकार कर दे। ये 3 ऑप्शन उसके पास होते हैं। अगर
वो बेचने के लिए तैयार है तो वो इस सारे डिफेक्ट को दूर करेगा अपने पैसों से। और अगर वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है या मैं इतने एफर्ट्स नहीं कर सकता, तो वो नेगोशिएट करेगा बायर से कि मैं इतनी प्राइस इन डिफेक्ट्स के बदले में आपको ड्रॉप कर रहा हूँ, इतनी प्राइस छोड़ रहा हूँ, आप ये डिफेक्ट्स खुद ठीक करवा लीजिए। तीसरी चीज जो उसके पास तीसरा ऑप्शन जो मौजूद होता है, वो दोनों चीजों से इनकार कर दे और वो कह दे कि मैंने घर बेचना है तो एज इज बेचना, आप लेना चाहें तो लें, नहीं लेना चाहें तो ना लें। अब ये बायर के ऊपर तीनों ऑप्शन बायर के पास भी अवेलेबल है। चाहे तो बायर कह दे कि मैं नहीं ठीक करवाऊंगा, आप ही ठीक करवा के दें, चाहे वो कहे कि ठीक है प्राइस रिडक्शन कर दें, और तीसरी चीज बायर के पास भी तीसरा ऑप्शन भी मौजूद है कि वो एज इज लेना चाहे या वो बैकआउट कर सकता है। अच्छा, ऐसा ही है रिजवी साहब? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसमें जो इसके बाद जो तीसरा जो ऑप्शन है, वो अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे आजकल के दौर में मार्केट की में इन्वेंटरी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, यानी घर मार्केट में नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि वो करते हैं कि जी आप फर्म ऑफर दे देते हैं कि हमने कोई इंस्पेक्शन भी नहीं करानी, मॉर्गेज भी नहीं लेनी, आप हमें एज इज दे दीजिए। तो और दूसरा दूसरा वो ये करते हैं कि वो कहते हैं कि चूंकि हमने अगर होम इंस्पेक्शन की कंडीशन डाल भी दी और डिफेक्ट निकल भी आए, तब भी वो एज इज दे देते हैं। लेकिन मैं ये ऑलवेज रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने फर्म ऑफर भी डाली, जिस यानी बगैर कंडीशन के भी डाली, तब भी मैं रिकमेंड करूंगा कि रिजवी साहब से कांटेक्ट करें, अपने ऑफर को ऑफर देने से पहले इंस्पेक्शन करवा लें, ताकि आपको कोई इत्मीनान कल्ब हो जाए कि इसमें मेजर डिफेक्ट नहीं है। आपने एज इज भी बाय करना है, तब भी आप रिजवी साहब से रिव्यू करें कि देखें आपने ये डिफेक्ट निकाले, क्या ये मेजर है या माइनर है। अगर माइनर है तो आप गो हेड, अगर मेजर है तो आप बैकअप हो जाएं, क्योंकि आपकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट, हाउस बाइंग जो है एक मेजर इन्वेस्टमेंट है, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है जो आप करने जा रहे होते हैं। तो मैं ऑलवेज रिकमेंड करूंगा कि अगर फर्म ऑफर भी दे रहे हैं, तब भी आप इवन बिफोर ऑफर, यानी उनसे इजाजत लेकर उनसे शोइंग के दौरान 1-2 घंटे की शोइंग लें और आप कहें कि हम ऑफर देना चाहते हैं फर्म, लेकिन हम इंस्पेक्शन करवाना चाहते हैं, यूजुअली वो परमिशन दे देते हैं। तो आप रिजवी साहब से रब्ता करें और इंस्पेक्शन करवाएं, ताकि आप कहीं ऐसा ना हो कि किसी बड़े मखमसे में फंस जाएं। अच्छा रिजवी साहब, एक जो बात है वो ये मैं पूछना चाहता हूँ, एक अक्सर जो चीज होती है वो ईजमेंट होती है। ये ईजमेंट क्या चीज होती है, ये हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी पे ईजमेंट लगी हुई है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ईजमेंट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो चीजें लगी हुई, जो ईजमेंट ये होता है कि अगर मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है और वहां से कोई एक रास्ता कॉमन बन रहा है, राइट, और वो रास्ता कॉमन आपका पीछे वाला जो है या बैक साइड वाला या साइड वाला उसको यूज कर रहा है, तो दैट पर्टिकुलर जो पार्सल ऑफ लैंड दैट इज कॉल्ड ईजमेंट, और वो बाकायदा जो है डील के ऊपर रजिस्टर होता है, उसको यू कैन नॉट चेंज विदाउट कंसेंट। जिसके दो के बीच में जो ईजमेंट वो डील साइन हुई हुई है, उसके बगैर कंसेंट के आप उसको नहीं चेंज कर सकते हैं, वो ईजमेंट एज इट इज रहेगा। जब आपको चेंज करना है तो आपको उसकी कंसेंट लेनी, उसकी परमिशन लेनी, क्योंकि वो टाइटल के ऊपर रजिस्टर्ड ईजमेंट। अच्छा नाजरीन, जैसा कि अभी रिजवी साहब ने बताया ईजमेंट क्या चीज़ है। ईजमेंट है बेसिकली कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी है, उसके ऊपर किसी और का राइट। इसमें जब घर ब्रांड न्यू तामीर किया जाता है, एक ईजमेंट तो ऑलवेज रजिस्टर्ड होती है। आपको चाहे आप चाहें या ना चाहें, आपकी ये ख्वाहिश हो या ना हो, ये ईजमेंट ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड होती है, और वो होती है यूटिलिटीज की। यूटिलिटीज में टेलीफोन कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी है, और गैस हीटिंग के लिए हवाले से नेचुरल गैस, कंज्यूमर गैस जिसको बोलते हैं, या हमारे बैक होम में सुई गैस कहा जाता था जिसको, उसकी ईजमेंट ये ऑलवेज रजिस्टर्ड होती है जो ही घर बिल्ट होता है। उसकी रीजन क्या है कि ये कंपनी इंटाइटल हैं, एनी टाइम वॉक इन करेंगी आपकी प्रॉपर्टी पर, अपने मीटर की, अपने इक्विपमेंट की रिपेयर के लिए, उसकी चेकिंग के लिए, उसके बिलिंग के लिए। तो ये ईजमेंट तो ऑलवेज रजिस्टर्ड होती है। लेकिन जैसा कि अभी रिजवी साहब ने बताया कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपके बिहाइंड है या साइड है, जिसको कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तब भी आपको ईजमेंट देना होगा, यानी अपनी जगह थोड़ी सी उनके नाम देनी होगी, चाहे वो प्राइस में दें या बगैर प्राइस के दे दें, लेकिन ये मैंडेटरी हो जाता है थ्रू लीगल कोर्ट्स के जरिए, आप उसको रास्ता देंगे ही, चाहे उसकी प्राइस ले लें आप, लेकिन वो बड़ी नॉमिनल प्राइस होती है जो कि कोर्ट डिसाइड करता है, या बगैर प्राइस के दे दें आप।
तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर दूसरे का राइट, दूसरे का एक्सेस ईजमेंट कहलाता है। ऐसे ही है रिजवी साहब? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये जो अगला हमारे भी ये एक हमारे नाज़रीन में से एक नाज़रीन हैं जिन्होंने मुझसे बहुत कपल ऑफ डेज़ पहले, जब आपके आने से पहले मुझसे ये सवाल किया था, और उन्होंने कहा था कि ये सवाल लाज़िम पूछें, तो इसलिए मैं उनकी वसातत से आप से ये सवाल कर रहा हूँ कि जिस वक़्त आप होम इंस्पेक्शन करते हैं और आप एटिक के अंदर जाते हैं और आपको ऐसे साइन नज़र आएँ कि किसी ने एटिक की इंसुलेशन को डिस्टर्ब किया हुआ है, यानी वो डिस्टर्ब है, तो क्या उसका मतलब ये लिया जाए कि अंदर कोई पेट्स हैं, यानी स्क्विरल है, रैकून है, चूहे हैं, इसको इस मायनिंग में लिया जाए, ये क्या, किस वजह से ये डिस्टर्बेंस होती है? डिस्टर्बेंस ऐसे होती है कि जो एटिक जो होती है उसके हर तरफ जो चारों, क्योंकि उसके अंदर एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो उसमें करते क्या है कि वो चारों तरफ से उसमें एयर आ रही है। ठीक है। जो आपके सॉफ्ट के थ्रू और उसके थ्रू, जैसे फेशिया के थ्रू उसमें एयर आ रही होती है, और आपने देखा होगा वेंट्स भी बनाते हैं उसमें, इसलिए उसके टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो जिस टाइम ये होता है तो उसमें हवा से होता है कि कॉर्नर से इंसुलेशन डिस्टर्ब होता है। ठीक कभी है। कभी होता है इलेक्ट्रिशियन काम करने गए, जहाँ आपने पॉट लाइट्स लगवाई उसकी वायरिंग खींचने के लिए, तो उसमें पैर से जो चलते फिरते हैं उससे वजह, तो उसको धीरे धीरे जो है करने के लिए उसको वो डिस्टरबेंस होता है। उसमें ये नहीं होता कि इंसुलेशन कमी होगी, उसको दोबारा आप फिर से उसे बराबर कर दें, प्रॉपर कर दें। इंसुलेशन का डिस्टरबेंस का मतलब ये होता है। इंसुलेशन की कमी का मतलब ये होता है कि जिस टाइम में इंसुलेशन कम हो रहा होता है, उस टाइम में उसमें हम लोग में देख लेते हैं, मेजर कर लेते हैं कि इस एरिया की क्या कैपेसिटी है, इस पे कितना होना चाहिए, R32, R40, R50, जैसे आजकल नया कोड है R50 का, तो इट शुड बी R50 इन न्यू हाउसेस। बट इफ द हाउस इज 25-30 साल पुराना है, R32, R25 उसमें कॉमन, तो उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। अगर इवन है दैट्स फाइन, अदरवाइज जो है उसको हम लोग रिपोर्ट में डाल देते हैं इंसुलेशन। अच्छा, अब एक और इसी से रिलेटेड सवाल निकल आया। ये इंसुलेशन के अंदर एक दो चीजें इस्तेमाल की जाती थी, एक यूएफएफआई और एक एस्बेस्टॉस। ये दोनों चीजें क्या थी और इसको बैन क्यों किया गया है? इसको और बैन, अगर किसी घर में ये निकल आए तो हमें क्या करना चाहिए? क्या वो घर बाय करना चाहिए या? आरडी कनाडा में जो है यूएफएफआई और ये एस्बेस्टॉस जो है वो 50-60 साल पहले ही इसको बैन कर दिया गया था, और इसका बेसिकली कैंसरस थिंग होती है थोड़ा सा, जो हालांकि अभी भी घर बिकते हैं, घरों में होता है, यूएफएफआई होता है, लेकिन उसके लिए होता ये है कि अगर वो सिर्फ फाउंडेशंस में पड़ा हुआ है, उसको अगर देन इट्स ओके, इट्स नॉट, इट शुड नॉट बी लीक्ड। द मेन थिंग इज दैट फाउंडेशन को फिर आपको ये देखना होता है कि कहीं से लीकेज ना हो। अदरवाइज यूएफएफआई या एस्बेस्टॉस तो टोटली बैन है। अगर है ये तो वो मेंशन करना है, एमएलएस में मेंशन करना है, शो करना है, दोनों ही चीजों को आपको मेंशन करना है। यूएफएफआई इतना डेंजरस नहीं जितना एस्बेस्टॉस है, तो दोनों कैंसरस होती हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन किया। और अब से 50-60 साल पुराने मकान, जो 70 साल पुराने मकान है, उसमें कुछ एरियो में, वो भी हर तरफ नहीं है, कुछ एरियो में यूएफएफआई का यूज है, एस्बेस्टॉस बिल्कुल टोटली खत्म कर दी। अगर किसी घर में ये निकल आए, हमने बाय किया, वो उसमें निकल आए, तो क्या हमें वॉकआउट कर जाना चाहिए? हमें उस घर से इनकार कर देना चाहिए या बाय कर लेना चाहिए उसकी, और कोई प्रिकॉशन लेनी चाहिए? अगर वो सिर्फ बेसमेंट में और फाउंडेशंस में है, देन यूएफएफआई इज नॉट एज बैड एज एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस पे तो घर बिकता ही नहीं, बाकायदा उसका तो टेस्ट होता है एस्बेस्टॉस का। उसकी एक प्राइवेट एजेंसी है, वो गवर्नमेंट की एजेंसी, वो आके टेस्ट करती है पहले, फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट देती है, उसके बाद सेल पर, इवन डिमोलिशन भी अगर हो रहा होता है तो डिमोलिशन के बाद में भी वो आकर के चेक करती है एस्बेस्टॉस। तो वो तो टोटली अलाउड नहीं है एस्बेस्टॉस। यूएफएफआई जो है, यू कैन यूज इट, बट इट इज इन अ फाउंडेशन। ठीक है। तो नाजरीन, ये दो एक इंसुलेशन हुआ करती थी 50-60 साल पहले की बात है, कि जब ये फाउंडेशन में और साथ में जैसे रुई भरी जाती है, इसी तरीके से इंसुलेशन वो डाली जाती थी, जिसका बहुत जल्द डिस्कवर हुआ कि ये कैंसर का बायस बन रही है। इस वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया था। और अगर किसी घरों में, जैसा कि अभी रिजवी साहब ने कहा, अगर मिले तो इसका ये है कि आप बैकआउट कर जाएं और वो घर ना बाय करें। अच्छा, इसके अलावा एक चीज जो होती है वो है ग्रो हाउस। अच्छा, मैं आपके साथ एक थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता चलूं। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक घर बाय किया, प्राइवेट डील की,
जिसमें कोई वो रियल्टर नहीं था, और ना ही उन्होंने इंस्पेक्शन कराई, क्योंकि प्राइवेट डील थी, उन्हें अच्छी डील मिल रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे बताया कि मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ ऑन एयर। उन्होंने बताया कि देखें, हमने ये घर बाय किया है और इतने स्क्वायर फीट का घर है और इस प्राइस में मैंने बाय किया है, प्राइवेट डील की है। इट वाज अमेजिंग फॉर मी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी डील आपको मिली है। उन्होंने मुझसे मशवरा किया, मैंने जाहिर है प्राइस देखकर बताया कि ये बहुत अच्छी डील है। और मुझे अक्सर बुलाते रहते थे कि आप आएँ, मेरे घर आएँ, देखिए मैं आपको घर दिखाना चाहता हूँ। एक मर्तबा मैं ज़ाहिर है वहाँ से गुज़र रहा था, मैंने उन्हें फ़ोन किया कि घर पे थे, मैं चला गया उनके घर। तो घर देखा तो वाक़ई घर अच्छा था, बड़ा था, खूबसूरत घर, उसका लेआउट अच्छा, बड़े साइज़ का, प्राइस वाइज़ रियली डील थी। देखते-देखते मैंने पीछे गार्डन पे नज़र डाली, तो बैकयार्ड में तो पौधे भी लगे हुए थे। मैंने कहा ये गार्डन किसने लगाया है? ये सारे पौधे किसने लगाए? तो उन्होंने बड़े जोश में आकर कहा कि सब वैसी ही तरह लगे हुए थे। मैंने कहा लेकिन ये वाला पौधा किसने लगाया है? एक पौधे की तरफ मैंने इशारा किया। उन्होंने कहा ये पौधा भी उन्होंने लगाया। मैंने उसी वक़्त अपना सर पीटा। मैंने कहा वो आपने ग्रो हाउस खरीद लिया? कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा चूँकि हम तो सेमिनार करते रहते हैं, हमें पता है, हमें उस पौधे की पहचान भी है, जो मारवाना का पौधा होता है। मैंने उनको कहा ये तो आपने ये तो मारवाना का पौधा है। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा ऑफ कोर्स। मैंने वो एक उनसे छोटी-सी एक प्लास्टिक की डिबिया, जिसमें जैसे यूरिन सैंपल लेते हैं इस तरह की डिबिया थी। मैंने थोड़ा-सी मिट्टी वहाँ से उखाड़ी और उसमें डाली और थोड़े पत्ते डाल के लैब में भिजवाया, तो रिपोर्ट आई ग्रो हाउस। अब चूंकि उन्होंने एक प्राइवेट डील की थी, ना ही उन्होंने इंस्पेक्टर इन्वॉल्व किया, ना ही उन्होंने रियल्टर इन्वॉल्व किया, और जो सेलर था उसका कोई नाम निशान पता कुछ मौजूद नहीं था। वो किस मुल्क से आया, किस मुल्क चला गया, वो अपने एक बला उनके गले में डालकर, अब वो टाइटल के ऊपर सारी उम्र के लिए ग्रो हाउस ग्रो मौजूद हाउस हो जाता है। नहीं, इसका ये सॉल्व भी हो जाता है अगर प्रॉपर्टी भी इस तरह की बिक गई है, मगर फिर इसके अंदर सिटी इन्वॉल्व होता है और सिटी जो है इसके अंदर सारी चीज़ें अपनी टर्म्स कंडीशन डालता है, सारी ड्राई वाल्स हैं, ये सब है, पूरी रिमूव करवाता है। मतलब उसकी सारी कंडीशन, इंसुलेशन उस घर का पूरा चेंज होता है, ड्राई वाल सारी चेंज होती हैं, उसके बाद जाके वो क्लियरेंस देते हैं कि ये ग्रो हाउस अब नहीं है। लेकिन नहीं। अगर आपने नहीं करवाया तो ये सिस्टम के अंदर ग्रो हाउस लेकिन रहेगा। वो ग्रो हाउस जो इंसुलेशन और ड्राइवर निकाल के दोबारा की जाती है, तो वो रीहैब किया जाता है, रिहैबिलिटेशन के लिए तैयार है घर। लेकिन ग्रो हाउस टाइटल पर जब तक रहेगा, जब तक बिफोर फाउंडेशन उसकी दीवारें डिमोलिश नहीं कर दी जाएंगी। डिमोलिश नहीं करी जाएगी, तब कुछ नहीं। जी। तो ग्रो हाउस का टाइटल उस वक्त तक उस घर पे रहेगा जब तक बिफोर फाउंडेशन उसको डिमोलिश ना किया जाए। सिटी सिटी के वो लेकिन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और सिटी का इन्वॉल्वमेंट जब हो जाता है तो वो सारी चीजें जो है इसे बने बनाए बेसमेंट भी उतरवा देते हैं इसी वजह से कि जब सिटी इन्वॉल्व हो जाती है फिर हर चीज एज पर सिटी स्पेसिफिकेशंस, तो उसमें सारी चीजें कॉमन है कि आपको दीवारें हटानी है, ये करना है, लकड़ी हटानी है, सब करना। और ये फैक्ट भी है कि ग्रो हाउस में हमेशा स्मेल रहती है, शायद और आपको। कैंसर का बायस जी, क्योंकि इसमें मोल्ड का मेजर चांस होता है, क्योंकि नमी और ये सारी चीजें होती हैं। हमारे पास तकरीबन वक्त इख्तिताम पजीर होने को है। दामने वक्त में मजीद गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन जाने से पहले मैं फिर एक मरतबा आपसे गुजारिश करूंगा कि एक मरतबा अपना नंबर दे दीजिए हमारे नाजरीन को। और एक सवाल और है, पहले आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपना नंबर दोबारा रिपीट कर दीजिए। मेरा नंबर है 416-219-6060, 416-219-6060। और हम ये भी बताइए कि आप कितने अरसे से ये होम इंस्पेक्शन कर रहे हैं और किस किस इलाके में करते हैं? मैं तकरीबन पूरे जीटीए में करता हूँ। मैंने जो है मैं लंदन तक के, विंडसर तक के सब मैंने होम इंस्पेक्शन करे हुए हैं। तो पूरे जीटीए में आप और पूरे ओंटारियो वाइड सर्टिफाइड? ओंटारियो वाइड पूरा उसमें जो है मैंने इंस्पेक्शन करे हुए हैं। अच्छा। और आप माशाल्लाह कितने अरसे से कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं? मैं तकरीबन 6 साल। 6 साल से माशाल्लाह आप कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल जो है वो जाने से पहले, एक वायरिंग होती है, एक तो आजकल जो वायरिंग चल रही है वो तो ब्रास की है, पीतल जिसको बोलते हैं हम। कॉपर। कॉपर, सॉरी, कॉपर की है, जो जिसको पीतल बोलते हैं, उसकी वायरिंग चल रही है। वो तो ठीक है आज के कोड के हिसाब से। पहले एक एल्युमिनियम की वायर चला करती थी, जिसके अंदर कॉपर की बजाय एल्युमिनियम की तार होती थी, उसके ऊपर ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता था। और उससे भी पहले एक ट्यूबिंग वायर होती थी, ट्यूब के अंदर जो है ना वायर चला करती थी। इन दोनों में फर्क बताइए, और ये जो एल्युमिनियम और ट्यूबिंग वायर है वो घर के लिए क्यों डेंजरस है और क्यों रिकमेंड नहीं किया जाता कि ऐसा कर लिया जाए? नहीं, नहीं,
एल्यूमीनियम वायर का तो ये है कि अभी सिटी ने 25 साल 30 साल पहले इसका कोड चेंज करा है, लेकिन जिनके पास एग्जिस्टिंग हाउस में है, दे नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, दे नीड नॉट टू चेंज इट इफ दे डोंट वांट। बट नॉब एंड ट्यूब वायरिंग जो होती है उसमें, क्योंकि इंसुलेशन एटिक से ज्यादातर वो निकल रहा होता है, उसमें आपके जितने भी जॉइस्ट हैं उसमें होल करके उस पूरे वायर को हर तरफ दौड़ाया जाता है। और वो एक बहुत पुरानी है, तकरीबन 100 150 200 साल पुरानी वायरिंग है, उसको जरूर वो कहते हैं उन्होंने ऑब्सोलीट कर दिया है। अगर वो है तो यू हैव टू गेट इट चेंज, अदरवाइज एल्यूमिनियम वायरिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एल्यूमिनियम वायरिंग में। इफ यू वांट टू गो फॉर द अपग्रेड यू कैन गो अहेड, बट इट्स नॉट अ इश्यू, क्योंकि ये कोड जो है इन्होंने 20-25 साल पहले भी 25 साल पहले चेंज किया है कॉपर का, इसलिए वो उसको ये नहीं कहते हैं कि आपको इसे चेंज करवाना है। लेकिन नॉब एंड ट्यूब वायरिंग है, देन यू हैव टू गेट चेंज। क्योंकि उससे क्या, उसका नुकसान क्या है बेसिकली, उसे आग लगने होता है कि वो वायर जो होते हैं उसमें वो लकड़ियों के अंदर जो जॉइस्ट होते हैं उसके अंदर वो होल करके उसको दौड़ा रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से होता ये कि शॉर्ट सर्किट का चांसेस और फायर हैजर्ड, और कोई नहीं है, फायर हैजर्ड के चांसेस है कहीं पे अगर अटैक के अंदर है या उसके अंदर है, अगर उसमें कहीं पे कोई वो कहना चाहिए कि चूहे ने या उसने किसी ने वायर कट कर दिया तो एक शॉर्ट सर्किट का असर वो रहता है, इस वजह से डर रहता है, इस वजह से उसको बैन किया है। अदरवाइज उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसको ऑब्सोलीट कर दिया उन्होंने टोटली। ठीक है। और ये 100-150 साल पुरानी वायरिंग हुआ करती थी। अब इसी हवाले से मैं एक और सवाल करना चाहूंगा कि अक्सर जो पुराने घर हैं उनमें सर्किट ब्रेकर नहीं होते, जो कि सेफ है कि जब अगर तार शॉर्ट हो जाता है तो वो सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, लेकिन पुराने घरों के अंदर सर्किट ब्रेकर नहीं बल्कि फ्यूज हुआ करते थे। अगर फ्यूज हो तो उसका पैनल चेंज करना चाहिए हमें या वो ही रहने देना चाहिए? अगर आप कर लें, क्योंकि वो घर के अंदर ऐसा हर टाइम मेल मेंबर्स नहीं है, फीमेल मेंबर्स उसको चेंज नहीं कर सकती। सर्किट ब्रेकर के अंदर तो ये होता है कि वो क्या उन्होंने रीसेट कर दिया, घर में एक बच्चा भी रीसेट कर देता है। और जो फ्यूजेस वाले होते हैं, फ्यूजेस के अंदर जो है एक आदमी चाहिए होता है, वो वही सिर्फ चेंज कर सकता है, लेकिन डेंजरस वो भी नहीं है, वो भी चल रहे हैं, रनिंग है, ऑब्सोलीट नहीं। लेकिन पुराने घर में है, लेकिन वो ऑब्सोलीट नहीं है। बेटर ये है कि अपग्रेड करवा लें अपनी ईज के लिए, लेकिन वैसे वो ऑब्सोलीट नहीं। अच्छा, ठीक है। और वैसे भी ये इतना बड़ा खर्चा नहीं होता है, तकरीबन $1000 के अंदर वो फ्यूज $1000 के अंदर पूरा अंदर जो है ना फ्यूज से सर्किट ब्रेकर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। और ये थोड़ा सा एक अच्छा भी रहता है, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है और घर में आग लगने से घर महफूज रहता है। रिजवी साहब, आखिर पे मैं आपका अपनी तरफ से, अपने नाजरीन की तरफ से और हैदर टीवी की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने अपने कीमती वक्त में से और अपनी तबीयत की नासाजी के साथ साथ हमें टाइम दिया, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप जल्द सेहतयाब हो जाएं। और दूसरा ये है कि आप ने जिस तरीके से हमारे नाजरीन को बताया, मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे देखने वाले, हमारे नाजरीन आपसे फ्यूचर में रब्ता करेंगे इंशाल्लाह, और किसी किस्म का सवाल होगा तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे। कोई मसला नहीं। जी नाजरीन, अगर आपको हमें किसी किस्म का फीडबैक देना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी भी हवाले से, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप हैदर टीवी को या मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर 6472012213 है, और हम आने वाले प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह मजीद टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें एक मेरे पास अभी 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 इसी वक्त प्रोग्राम के दौरान एक टेक्स्ट आया है कि फर्स्ट टाइम होम बायर इंसेंटिव के हवाले से बात कीजिए। तो मैं इंशाल्लाह इस पे एक पूरा प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम होम बायर इंसेंटिव मोर देन 6 हैं, तो हम इंशाल्लाह इस पर पूरा एक प्रोग्राम करेंगे, और इस्लामिक विल के हवाले से प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह ताला। आने वाले प्रोग्राम्स में बिटकॉइन के हवाले से बात करेंगे, फाइनेंशियल एडवाइस के हवाले से बात करेंगे। मैं इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगा, रिजवी साहब से का एक मरतबा फिर शुक्रिया। तमाम नाजरीन को आपका, मेरा, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज।